आज हम पढ़ेंगे स्रोत विधि। ठीक है, स्रोत जो मेथड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ सोर्स मेथड, यानी जो स्रोत है इसका जो अर्थ होता है मूल, यानी मूल यानी जो बेसिक आधार है वो। देखो, विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताए गए अनुभव की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिक लाभदायक होता है। यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव आप खुद जाकर देखोगे तो ज्यादा आपके लाभदायक होते हैं। या किसी व्यक्ति से आपने कोई बात सुनी या बात सुन ली तो वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहती। आपको क्या रहेगा याद, जो आपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा है या सीखा। ठीक है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखकर या कार्य करके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है, अपनी आंखों से देखेगा वो, ठीक है, या कार्य करेगा, उतना ज्ञान उस वस्तु या कार्य के विषय में पढ़कर नहीं प्राप्त कर सकता। यानी जो विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी अगर पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान लेने लग जाएंगे, ठीक है, तो उनको पूरा रूप से स्थायी रूप से अनुभव नहीं होगा कि भाई वास्तविक रूप में वो कार्य कैसा होता है या फिर वो वस्तु क्या है। यानी बच्चे वो किसी कार्य को खुद करके अच्छी तरह सीख पाएंगे या प्रत्यक्ष उस वस्तु को देखकर उसके बारे में अच्छी तरह स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, वही बात इसमें कहेगी, प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञानार्जन बहुत महत्व है। अनुभव प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। कोई कार्य व्यक्ति करेगा, ठीक है, अपने हाथों से, तो उसको परमानेंटली याद हो जाता है या फिर वो उससे अपनी आंखों से खुद ही देखता है। जैसे देखो, किसी पहाड़, कारखाने, नदी, बांध के विषय में सुनने या पढ़ने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप में जाने से अधिक ज्ञान स्थायी हो जाता है। ज्ञान है वो अधिक आता है कब, जब आप जाओ खुद उसे देखो। ठीक है, उसके बाद देखो, जो हम कोई भी चीज प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हम उसका वर्तमान ही देख रहे हैं। वर्तमान में उसका स्वरूप क्या है, चलो वर्तमान में वो चीज हमें देखकर याद हो गई, ठीक है, स्थायी ज्ञान हो गया। ठीक है, और अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? कोई अतीत है, कोई बीता हुआ कोई स्थान हो गया, जैसे कोई किला है, ठीक है, किले के बारे में किताब में लिखा है, भाई ये किताब उबे किले में इतने दरवाजे हैं, ये राजा महाराजा यहाँ रहे, किसने निर्माण किया, कौन मुझे लड़ाई है यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पर जोहर हुआ, वो सब है। पर वो सब अतीत है, वो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का रूप है। ठीक है, यानी उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में ही जानते हैं। प्रत्यक्ष नहीं हुआ हमारे सामने, यानी वो पहले बीत चुका, यानी भूतकाल में वो बीत चुका, वो हमारे सामने नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान है छिपा हुआ ज्ञान है हमारे लिए। ठीक है, उसको हम देखेंगे स्रोत के रूप में। स्रोत क्या है? किला। ठीक है, किले के अंदर हम जाएंगे, स्रोत के रूप में वो हमारा किला है, क्या है, स्रोत रूप है। और अतीत का वो क्या है, हमारे लिए मूल रूप हमें ज्ञान का वो प्रदान कर देगा। कौन? किला, जिसे हम किसे देखेंगे? प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। किले को हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, वही क्या है, हमारे अतीत को मूल रूप बनाएगा। और किला ही क्या है? स्रोत है। तो वही हमारी क्या है? स्रोत विधि। एक तरह से ये हो गया जैसे शैक्षणिक जो भ्रमण होता है, जिसे पिकनिक बोलते हैं, वही उसी का एक तरीका है। ठीक है, स्रोत विधि की जो परिभाषा है उसकी तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोर्स मेथड। देखो, एसबीसी एटा के अनुसार क्या है? स्रोत क्या है? अतीत की घटनाओं द्वारा छोड़े गए अवशेष है। अतीत में जो घटना होगी, ठीक है, अतीत में जो घटना हुई उसके जो अवशेष बचे हैं वही क्या है हमारे लिए स्रोत है, वो इतिहास के अंदर। ठीक है, जो इतिहास के जो स्रोत है उनको प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखना ही क्या है, बच्चों को क्या है, स्रोत विधि के अंतर्गत आता है शिक्षण। माना कि इतिहास की घटनाएं वास्तविक रूप में घटित होती हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये घटित हुई, तभी तो हमारे सामने उसके अवशेष बचे। किंतु दीर्घकाल तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं रह पाते हैं। दीर्घकाल में वो किला है तो वो फूट के आधा दूर रह जाता है, कोई किला बना दिया भाई, ठीक है, तो जो किला है वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रह पाता है। किंतु इन घटनाओं के द्वारा छोड़े गए अवशेष ही उन्हें वास्तविकता प्रदान करते हैं। इसके जो अवशेष बचे वही क्या हमें बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई किला था, यहाँ पे युद्ध होते होंगे, राजा महाराजा रहते हैं। इसलिए जो इतिहास है इन्हें अवशेष चिन्हों पर इतिहास इन्हीं अवशेष चिन्हों पर कार्य करते हैं और इन्हीं अवशेष चिन्हों की सहायता से अतीत की घटनाओं का तार्किक एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जो इतिहास का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं इसमें, ठीक है,
वो इसका तार्किक और क्रमबद्ध अध्ययन हमारे सामने रखते हैं। ये राजा इस समय राज करता था, उसके बाद दूसरा राजा है, तीसरा राजा उसका पुत्र, ऐसे पूरा एक तार्किक रूप से हमें बताता है वहाँ की जो संस्कृति कैसे थी, क्या कौन सा धर्म उस वक्त ज़्यादा विकसित हुआ, सब कुछ वहाँ की सामाजिक जो परिस्थितियाँ थी वो कैसे थी, आस पड़ोस के राज्य में कौन राजा राज्य करते थे, वो सारा जो ज्ञान है वो हमें स्रोत विधि से पता लगता है। ठीक है, स्रोत विधि है वो उसके द्वारा ही क्या है, हम बच्चों को भी वास्तविक रूप में एक किला दिखाकर उसके बारे में जो तार्किक और क्रमबद्ध ज्ञान है वो उनको प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं, जिससे उनको स्थायी रूप से वो चीज याद हो जाए। जो स्रोत विधि है अध्ययन की, उसके अंदर देखिए स्रोतों के जो प्रकार है वो हम जान लेते हैं। देखो कौन कौन से स्रोतों के प्रकार है, ये काफी बार जो एग्जाम होते हैं टेट से संबंधित सी टेट रीट उसमें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके दो स्रोत माने गए हैं। स्रोत दो प्रकार के माने गए, मौलिक स्रोत जिसे प्राथमिक स्रोत भी बोलते हैं, जो सीधे ही क्या है हमें जो वस्तु या पर्सन है उससे हमें मिलते हैं, और दूसरा है द्वितीयक स्रोत जो अपरोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, बीच में कोई व्यक्ति होता है उसके द्वारा हमें वो प्राप्त होता है। इसके अंदर जीवन गाथा, विश्वकोश, पाठ्य पुस्तकें, और ये क्या होती है कम विश्वसनीय होती है। हम क्या है कि उसने अपने अध्ययन के आधार पर लिखकर हमें दे दिया या फिर हमें सुना दिया वो चीज या हमें वो बात कह दी, तो वो कम विश्वसनीय होती है। जबकि जो मौलिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, उनमें हम खुद जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उनको, ठीक है, उसको अनुभव करते हैं खुद, तो वो क्या हमें सीधे ही प्राप्त होते हैं। वो भी प्राप्त तो हमें अनुभव से या पढ़ने से होंगे, पर उनको किसी और ने अनुभव किया है और किसी और के द्वारा वो हमें मिले। इसके जो मौलिक स्रोत है उसके तीन प्रकार माने, पहला है भौतिक स्रोत, दूसरा है मौखिक, और तीसरा लिखती है मुद्रित सामग्री, यानी फिजिकल सोर्स, ओरल सोर्स और रिटन या प्रिंटेड सोर्स। देखो जो भौतिक स्रोत है उसके अंदर आपके खंडर, प्रतिमाएं, वस्तु, यंत्र, बर्तन, शस्त्र, इनको आप देखोगे, उनके बारे में आप जानकारी अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर लिखोगे। मौलिक स्रोत है उनके अंदर जो गीत है, परंपरा है, दंत कथाएं लिखी है, ठीक है, दूसरे चली आई है, उनको आप सुनकर आप ग्रहण करते हैं। फिर लिखित या मुद्रित सामग्री है, ठीक है, उसके अंदर प्राचीन जो ग्रंथ है, डायरिया, हस्तलिपियां, नियमावली, पत्र पत्रिकाएं पुरानी, वो सब आती है, जो प्रिंटेड सामग्री आपको मिली हुई होती है। ठीक है, इसके आपके तीन प्रकार है। पहला है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक यानी जो साहित्य सम्मिलित है। दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, और तीसरा है आधुनिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के तीन प्रकार माने, पहले धार्मिक साहित्यिक स्रोत यानी जो धर्म से संबंधित जितने भी जो धार्मिक जो ग्रंथ है सभी धर्मों के वो इसके अंदर शामिल है। फिर है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में तो मुझे जो राजा महाराजा अपने बारे में लिखते थे, ठीक है, भैया जो आत्मकथा अपनी लिखी वो इसमें आएगी, सार्वजनिक में जो सभी के लिए लिखे जाते हैं। फिर है विदेशियों द्वारा, जो तीसरा है विदेशियों द्वारा विवरण, यानी जो विदेशी व्यक्ति है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आए, जैसे फायन आया, हानसन आया, तो वो सब यहाँ के अपने चीन के अंदर जाके उन्होंने भारत के बारे में विवरण चीनी लोगों को दिया। फिर पुरातात्विक स्रोत में जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, मुद्रा के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है राजा के बारे में, ताम्रपत्र है, जो दीवारें हैं उनमें भित्ति चित्र बने हुए, उनसे जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत में आती है। और आधुनिक स्रोत में जैसे आपकी जो संविधान है, न्यायालय वो निर्णय है, ऐसे ही जो वर्तमान समय में जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, उनसे जो जानकारी मिल रही है लिखित रूप में वो लिखित या मुद्रित सामग्री में आती है। फिर द्वितीयक स्रोत में ये क्या होता है, जीवन गाथा, विश्वकोश, पाठ्य पुस्तक आती है, और ये कम विश्वसनीय इसलिए होती है, कम विश्वसनीय इसलिए होती है कि ये दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी होती है और हम उनको अध्ययन करते हैं, हमने उनको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया हुआ। ठीक है, स्रोतों के जो प्रकार है उनका एक प्रकार उनका युग के आधार पर भी हम देख लेते हैं। युग के आधार पर इसको तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आध्यैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, यानी प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। इसके अंदर जो पहला है प्रागैतिहासिक में, यानी मनुष्य बिल्कुल लिखना नहीं जानता था, ठीक है, लेखन कला का जो विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, तो अस्थिपंजर, मम्मी, जो बर्तन है, औजार है, जेवर, इनसे ये हमें स्रोतों से जानकारी होती है। ठीक है, फिर आदि ऐतिहासिक जिसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, इसके अंदर जो लेखन का जो विकास हो चुका था, कथा, पुराण है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उनका विकास हुआ, यानी जो महाभारत और जो रामायण है
उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, महाकाव्य कहते हैं, और इसके कम विश्वसनीय माना जाता है। यानी इसके जो स्रोत है उनमें काफी बदलाव लोगों ने कर दिया है, काफी चीजें जोड़ दी। फिर तीसरा ऐतिहासिक युग, जिसको हिस्टोरिक युग भी बोलते हैं, ये गत 2000 जो वर्ष चल रहे हैं हमारे, उनसे भी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें शिलालेख है, ताम्रपत्र, स्तूप है, मंदिर है, मुद्रा है, लिखित ग्रंथ है। लिखित ग्रंथों में जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ये अधिक विश्वास योग्य है और इनसे सही जानकारी हमें मिलती है। स्रोत विधि है, यानी जो उसके जो सिद्धांत है, यानी किन किन सिद्धांतों का ही पालन करती है, क्या कौन कौन से सिद्धांत ये अपने अंदर शामिल करती है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सोर्स मेथड। इसमें क्या है, ये क्या है, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से जो बच्चों की योग्यता क्षमता है उसके अनुसार ये क्या करती है, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है, तो बच्चे उसको देखते हैं और अपने अनुसार सीख जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा क्या, बच्चे प्रत्यक्ष रूप से जाके वहां देखते हैं, तो कोई भी चीज है आप उसको वास्तविक रूप में दिखाओगे, जैसे कोई एप्पल है, ठीक है, उसको आप बच्चों को वास्तविक रूप में दिखाओगे तो ही आप उसको बता सकते हो कि एप्पल ऐसा होता है, तो बच्चे क्या करेगा, वास्तविक रूप में उसको देख ले तो उसको कोई अच्छी तरह याद करेगा, यही क्या है, सेब है या एप्पल है, तुरंत याद हो जाता है वो चीज। फिर एक छात्र रुचि में अभिवृत्ति का ध्यान, यानी ये क्या है, छात्र की रुचि में अभिवृत्ति, यानी जो छात्र को दृष्टिकोण है और उसकी जो रुचि है उसका ध्यान रखता है ये विधि, यानी बच्चे वहाँ जाएंगे और खुशी खुशी आनंद पूर्वक वहाँ वो चीज देखते भी हैं और उनके अंदर खुद ही रुचि जाती तो लगी मैं इसके बारे में जानूं, यानी उनको अगर किसी कोई किला दिखाने के लिए लगे तो किले के बारे में पूरी जानकारी लेने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है, वास्तविक अनुभव वो करेंगे। फिर अगला वास्तविक और मूल रूप में अधिगम, यानी कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रखी हुई है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं, यानी वास्तविक रूप में हमारे सामने, तो हम उसको देखकर अच्छी तरह हाथ में लेके उसको स्पर्श करके अच्छी तरह सीख सकते हैं, और वो हमारे मूल रूप में होती है, काल्पनिक नहीं होती, ठीक है। फिर अध्ययन अध्यापन की सही परिस्थितियां उत्पन्न होती है वहाँ पे, यानी जो विद्यार्थी का अनुशासन पूर्वक देखते हैं, चुपचाप देखते हैं, उनको कोई कुछ कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देते, वो अपने आप में उस सारी चीजें जानकारी इकट्ठा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। फिर छात्र का सर्वांगीण विकास है, यानी छात्र का मानसिक शारीरिक जो विकास है, वो सामाजिक विकास है, वो कब होगा, जब वो बाहर जाएगा, क्लास के बाहर जाके कुछ सीखता है, ठीक है, हम उसको बाहर ले जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज देखता है, उसके बारे में खुद जानकारी लेता है, तो वो अच्छी तरह स्थायी रूप से सीख पाता है। स्रोत विधि है, उसके जो सोपान है, स्टेप्स ऑफ सोर्स मेथड, वो देखते हैं। सबसे पहला है इसमें योजना निर्माण, यानी जो अध्यापक है वो क्या करेंगे, एक टॉपिक है जो प्रकरण है, ठीक है, उसका चयन करेंगे, उसके उद्देश्य बनाएंगे, ठीक है, फिर समय और स्थान का चयन करेंगे, हमें इतनी बजे वहां जाना है, यानी जो भी हमें अगर कोई किला देखने जाना है, अमेरिका किला, तो अमेरिकी जो किला है वहां जाने का समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा, यात्रा में कितना व्यय होगा, ठीक है, या किस साधन से वहां जाएंगे, और भोजन अगर विद्यार्थी जाएंगे या स्कूल द्वारा किया जाएगा वो भी वहां पर निर्धारित पहले ही किए जाते हैं। फिर है अनुमति लेना, जो अभिभावक है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे जो अध्यापक है वो अनुमति लेते हैं और वो प्राध्यापक से भी इस बारे में विचार विमर्श करके अनुमति लेते हैं और अपनी जो योजना है उनको बताते हैं मैं ऐसे ये कार्य करूंगा। फिर है क्रियान्वयन, सबसे पहले जो वहां से स्कूल से निकल के वहां जाके उतरते हैं, अगर अमेरिका के लिए को देखने गए तो वहाँ पे क्या है, छात्रों के जो समूह है उनमें समूह में बांट दिया जाता है ग्रुप में, और उनकी अलग अलग समूह के क्या नेता बना दिया गया कि आप ये इसका मॉनिटर होगा, ये इसका मॉनिटर, अलग अलग ग्रुप के अलग मॉनिटर हो जाते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आप पुरातात्विक स्थल देखने आए तो यहाँ किसी वस्तु को छूना नहीं है और वहाँ दूर, ठीक है, और ऐसे नहीं कहीं तोड़फोड़ करने लग जाए, दूर से ही देखना है बच्चों को। और ये साथ में कहना है कि आपको क्या बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है, और अध्यापक भी ध्यान रखेगा कि जो विद्यार्थी अनुशासन में गतिविधियां अपनी कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर बच्चे उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका है, नोटबुक है, उसके अंदर सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये किला का बना, कौन कौन राजा यहाँ पे रहते थे, सब कुछ वहाँ की जो जानकारी है, कहाँ पर जो मंत्री समूह बैठता था, सारी जानकारी वहाँ से वो ले लेंगे। फिर अंत में मूल्यांकन है वो अध्यापक द्वारा किया जाएगा कि हमने जो उद्देश्य बनाए थे, ठीक है, ज्ञान और ज्ञान उपयोग, कौशल अभिरुचि, ठीक है, वहाँ
उनकी प्राप्ति हुई है नहीं है, विद्यार्थियों ने यहाँ आके कितना यहाँ के बारे में जाना है, और जो हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव का जो सिद्धांत है उसका पालन कहाँ तक हो पाया है। ठीक है, स्रोत विधि है, उसके जो प्रयोग है, उसका जो प्रयोग है हम किस प्रकार कक्षा में भी कर सकते हैं, उसके लिए देखिए सबसे पहला है, इसका जो पहला प्रयोग है, छात्र को अध्ययन द्वारा विवरण तैयार करने के लिए कह सकते हैं। यानी छात्र है वो खुद क्या है, मूल जो स्रोत है, हमारे जो स्रोत है, स्रोत का वो खुद अध्ययन करेंगे और उससे के द्वारा को क्या करेंगे, विवरण पत्र तैयार करेंगे। फिर है दूसरा जो तरीका है, वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें जो जानकारी दी गई है विषय वस्तु के बारे में, उसके आधार पर वो गहन अध्ययन रिसर्च करेंगे, अपने आप खुद ही उसके आधार पर तैयार और करेंगे। यहाँ तो हमने स्रोत के बारे में अध्ययन करने के लिए विवरण पत्र तैयार करने के लिए कहा है, यहाँ तो हमने कहा है, कोई कह दिया कि आपको ये विवरण पत्र तैयार करना है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर, यानी स्वयं प्रेरणा मिलेगी उसको, उसने क्या किया है, खुद ही पढ़ा है, उसके आधार पर वो दिया अपना जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर गहन अध्ययन वो करेगा। फिर तीसरा प्रदर्शन द्वारा, प्रदर्शन यानी हमने कोई चीज वस्तु उसको दिखा दी, ठीक है, भाई कोई किला बना हुआ उसका कोई चित्र दिखा दिया कि तो चित्र है, ठीक है, तो उसके आधार पर बता देंगे कि भाई ये प्रदर्शन कर दिया, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी निकालनी है, तो वो आपको यहाँ पे क्या है, उसको प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, और वो कौन सी है, हमने कोई चित्र दिखाया है, या स्वयं प्रेरणा मिल रही है, वहां हमने कह दिया कि आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। ये तीन प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं। स्रोत विधि है, उसके जो गुण हैं उनकी आज चर्चा करेंगे। देखिए मेरिट्स ऑफ सोर्स मेथड, ठीक है, इसके जो 10 गुण हमने माने हैं और भी है, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं। देखो सबसे पहला है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है, वो खुद जाकर कोई चीज देखेंगे तो उनको जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से उनको हो जाता है, यानी छात्र खुद कोई चीज देखते हैं, अवलोकन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो खुद उनको क्या हो जाता है, देखते हैं उनको वो चीज के बारे में याद हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। फिर इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है, कोई किला है हम क्लास में तो ला नहीं सकते, उसके लिए जो दरवाजे हैं और वहाँ जो तोपे रखी हैं, वो सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखाएंगे, तो वहाँ ले जाके हम जो इतिहास से संबंधित जो जानकारी वही जाकर दे सकते हैं, इसके लिए ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। फिर है विश्वास योग्य वस्तुओं और ज्ञान को पहचानने की क्षमता, यानी कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसके बारे में कैसे पता लगेगा, जब हम खुद आंखों से उस घटना स्थिति को देखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, वहां जाएंगे, खुद कोई चीज देखेंगे, किसी महल के बारे में, किले के बारे में, कोई स्थान के बारे में, तो उस वस्तु को वो खुद देखेंगे, तो उसके बारे में जो भी जानकारी है, ज्ञान है, उसको पहचानने की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी। हमारी किताब में जो लिखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो सच है या गलत है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर तर्क, निर्णय, सृजनात्मकता, चिंतन, विचार, इनका विकास होता है, यानी जो मानसिक क्षमता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक की सहायक होती है ये विधि। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक में जो चीजें किताब में लिखी नहीं जाती, वो भी क्या है, बच्चे जो प्रत्यक्ष विधि है, यानी जो वहां जाके वो बच्चे खुद देखेंगे वो चीज को साथ, ठीक है, तो वो चीज को, इसी चीज को सामने जाके देखते हैं, तो उनको वो चीज देखते ही याद हो जाती है। फिर अधिगम वातावरण का निर्माण, यानी स्रोत विधि है, उसके अंदर जो अधिगम वातावरण खुद ही बन जाता है। कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो क्लास से बाहर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं उनको एक अलग फीलिंग आती है, यानी वो जाके वहाँ आजाद हो जाते हैं एक तरह से, और वहाँ जाकर वो बिल्कुल खुद ही क्या है, स्वानुशासन से चीजें सीखते हैं, ठीक है। वो उनका जो उद्देश्य होता है वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है, यानी वहाँ जाते हैं तो उनके अंदर खुद ही रुचि होती है उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति की, अधिगम करने की, इसलिए वो उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखी जाती, और खुद ही उसके बारे में कोई जानकारी है, ज्ञान है, खुद ही ले लेते हैं। फिर है छात्र स्वगति से अधिगम, यानी छात्र की जो योग्यता है और क्षमता है उसके अनुसार वो खुद अपने आप ही सीखते हैं, यानी किसी को किले के बारे में जानना है, किसी को किले के दरवाजे के बारे में जानना है, किसी को किले की दीवार के बारे में जानना है, या राजा के बारे में जानना है, तो वो सब अलग अलग अपनी रुचि क्षमता के अनुसार सारी जानकारी वो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, यानी जो बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं
उनको अगर हम वास्तविक परिस्थिति में लाके उनको वो चीज़ बताएंगे तो उनको वास्तविक में देखकर याद भी कर लेते हैं। कि जो बड़ी कक्षा में उनके अंदर इतिहास को अलग से पढ़ाया जाता है तो उनके लिए अधिक ही फायदेमंद होता है। फिर है नवा अध्यापक के ज्ञान में भी, अध्यापक छात्र ज्ञान में वृद्धि, यानी अध्यापक और जो छात्र है दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी किताब में जो लिखा है या फिर अध्यापक को जितना बताया उससे भी अधिक जानकारी वहाँ जाने से पता लग जाती है। यानी जो उसने अगर अभिलेख पढ़े, वहाँ सिक्के देखे, ठीक है, कोई बर्तन देखे पुराने, युद्ध के अस्त्र शस्त्र देखे, उन सबको देखकर और भी ज्यादा जानकारी उनको प्राप्त होती है। फिर छात्र क्रियाशीलता का ज्ञान, यानी छात्र है इस विधि के अंदर खुद क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो अपनी जो अभ्यास पुस्तिका में उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका जो जानकारी है उनको लिखते रहते हैं। यानी इसके बारे में ये जानकारी, इसके राजा के बारे में ये जानकारी, कब से कब तक राज शासन किया, पूरी जानकारी वो लेके आते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद विधि है इतिहास शिक्षण के लिए और सामाजिक अध्ययन में भी शामिल। स्रोत जो विधि है, ठीक है, उसके जो दोष हैं, डिमेरिट्स ऑफ सोर्स मेथड, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जो संपूर्ण जो विषय वस्तु हमारी या कोई हमारी जो प्रकरण है वो समस्या के लिए उपयोगी नहीं है। यानी सारी जो विषय या प्रकरण इसके द्वारा नहीं हम पढ़ा सकते, ठीक है। फिर ये क्या है, खर्चीली विधि है, इसमें समय और धन दोनों का व्यय होता है। यानी बच्चों का जो पैसा है वो समय, अध्यापकों का है वो भी इसमें खर्च होता है और उसका कई बार तर्कपूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता। छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है। छोटे बच्चे हैं वो तो क्या देखेंगे, हम तो क्या घूमने आ गए, पिकनिक मनाने आ गए, जबकि उनको जो जानकारी लेनी है वो तो नहीं लेते, वो खेल कूद कर ही चले जाते हैं। इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बड़े बच्चे तो फिर भी समझदार है और वो क्या करते हैं, अभ्यास पुस्तिका में जानकारी लिखते रहते हैं। फिर भाषा संबंधी समस्या यानी अनुवाद संबंधी, यानी बच्चे अगर हिंदी मीडियम के हैं उनको अरबी फारसी कहाँ से आएगी भाई, ठीक है, इंग्लिश तो चलो आ गई पर अरबी फारसी का जो अनुवाद है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगला है स्रोतों का अभाव, यानी जो विश्वसनीय जो स्रोत है उनका अभाव होता है और इस कारण जो पूरी जानकारी है इस स्रोत विधि द्वारा नहीं हमें प्राप्त हो पाती। फिर प्रशिक्षित अध्यापक, यानी कौन कौन से जो तरीके हैं, मेथड है, उनके द्वारा सोर्स विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रशिक्षित जो अध्यापक उनकी कमी भी हमारे सामने होती है। फिर कभी कभी जो दृश्य श्रव्य सामग्री है जो हम स्रोत विधि के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं उनकी भी उपलब्धता नहीं होती, या फिर काफी महंगे होते हैं, या फिर जो कक्षा में लोग नहीं लाए जा सकते वो भी रहती है, या फिर वहाँ जाया नहीं जा सकता। फिर अंतिम जो है लेखकों का मतभेद, यानी एक ही समय के जो लेखक है वो अलग अलग बात कहते हैं, जिससे क्या होता है कि इतिहास के अंदर जैसे कोई युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध है, अब बच्चों को हल्दी घाटी दिखाने लगे तो बच्चे पूछते हैं भाई ये हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ। अब उसकी जो तिथि है उसके अंदर ही जो एक ही समय की जो लेखक है उनमें आपस में टकराव हो जाता है, कोई तो 21 जून बता दिया, कोई 17 जून बता दिया, कोई 18 जून बता दिया। तो वो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है कि वो युद्ध कब हुआ था। यानी वो क्या एक तरह से बच्चों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है कि भाई अब तो इसका उत्तर ही नहीं मिलेगा। यानी जो वास्तविक जो तथ्य हैं वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं आते, वो उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर बिल्कुल मिला के ये है कि स्थायी रूप से बच्चों को ज्ञान होता है इससे और वो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं स्रोत विधि द्वारा।